हेलो फ्रेंड्स, आज एलपीपी सॉल्व करना सिखाएंगे ग्राफिकल मेथड से। लेकिन इसका आगे एलपीपी का जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसको अच्छा से स्टडी करो, क्योंकि एलपीपी फॉर्मूलेशन कैसे होता है। एलपीपी का 3 पार्ट है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो 3 देख रहे हो इन इक्वेशंस, इसको कहते हैं साइड कंडीशंस। और ये जो देख रहे हो लास्ट में एंड बोलकर लिखा है, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। ये एलपीपी का 3 पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, विच इज आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एंड सब्जेक्ट टू the constraints, that is these are known as side conditions, and last one, that is non-negativity condition. ये जो एलपीपी जो हम कैसे फॉर्म किए हैं, एक प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन उसका आगे वो प्रॉब्लम पढ़ के एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करना है। वो फॉर्मुलेशन कैसे होता है, वो उसके लिए आपको पार्ट 1 एलपीपी का पार्ट 1 वीडियो अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेकर हम स्टार्ट करें। ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नोटिस करो, क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2। सो x1 एंड x2 दो वेरिएबल यूज किया गया है, इन दोनों वेरिएबल को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। ये जो z है, ये z वो हो सकता है प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, जो भी हो, उसको क्या है, हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन। सो जेड को हम मैक्सिमाइज करेंगे, सो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 18, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 24। सो ये तीनों जो इन इक्वेशंस देख रहे हो, ये क्या है, ये साइड कंडीशंस, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस। जो वेरिएबल लिया गया है उसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, और उसके साथ ये जो वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल, हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। सो ये जो एलपीपी ऑलरेडी आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से और सिंप्लेक्स मेथड से। लेकिन आज हम लोग ग्राफिकल मेथड ही सीखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड जब हम लोग करेंगे, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ग्राफिकल मेथड में सिर्फ 2 वेरिएबल यूज होगा। जब 2 डिसीजन वेरिएबल लिया जाएगा कोई एलपीपी में, तो तभी आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 2 से ज्यादा डिसीजन वेरिएबल यूज हो रहे तो ग्राफिकल मेथड पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये इस क्वेश्चन मानो आपको दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर द इनइक्वेशंस एज इक्वेशन।
then we get some linear equations, each of which represent a straight line. First आपको ऐसा शुरू करना है, ये जो इनइक्वलिटीज है इसको इक्वलिटीज फॉर्म में लिखो, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म करे, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म हो रही, ठीक है। उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। अभी किस तरीके से सॉल्व करना है नोटिस करो। 2x1 प्लस 3x2 डिवाइडेड बाई 18 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। आपका दिमाग में घूम सकते हैं ये क्यों हो रहे, अचानक ये 1 इधर कहां से आ गया। आप लोग सभी जानते हो जो 18 मतलब 18 इंटू 1, सो 18 इंटू 1 तो 18 इंटू फॉर्म में है, जब इस तरफ आ रहे वो डिवाइड हो रहे। उसके बाद 2x1 by 18 प्लस 3x2 by 18 इक्वल टू 1। अभी ये जो 18 है ये 2 से डिवाइड होता है, ये 18 3 से भी डिवाइड होता है। मानो 18 नहीं है तो 17 है, मानो ये 15 है तो तब आप क्या करोगे, सो x1 by 18 by 2 करोगे। मानो ये 15 है तो 15 by 2 करोगे। 15 को तो आप 2 से कैंसिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम एक जनरल प्रोसेस आपको दिखा रहे और देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे, जैसे कहें आपको सुविधा हो। नेक्स्ट टाइम जब इधर सेकेंड वाला इक्वेशन लेकर हम करेंगे इसमें इतना स्टेप्स आपको नहीं दिखाएंगे। तो क्या हुआ, मानो ये 15 है, सो 15 by 2 कैंसिल नहीं हो पा रहे। जैसे इधर कैंसिल हो रहा है आप डायरेक्ट लिख दो, कैंसिल करके आप डायरेक्ट कर दो, ये 9 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम समझा रहे हैं जो मानो 18 हर बार क्या 18 रहेगा, 18 के बदले में 15 है। तो अभी इधर क्या है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर से कह रहे हैं आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो। तो क्या होगा, x1 by 9 प्लस x2 by 6 इक्वल टू 1। सो जो इक्वेशन जो इन इक्वेशंस था, जो इन इक्वेशन था उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखे, दैट इज उसको स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अभी इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, बहुत सारे फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्यों ऐसा है, मानो एक ये x1 एक्सिस, ये x2 एक्सिस, इधर से एक स्ट्रेट लाइन पास करें, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट किए हैं, इस एक्सिस में इंटरसेक्ट किए तो मानो a 0 पॉइंट में और इस एक्सिस में इंटरसेक्ट किए तो 0 b पॉइंट में। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a पॉइंट, ये b पॉइंट। सो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a 0 और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0b। तो जब ऐसा होता है तब क्या है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को आप x1 by a प्लस x2 by b इक्वल टू 1 फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, इससे क्या होता है, जो ये पता चलता है जो x1 एक्सिस में वो जो स्ट्रेट लाइन कौन सा जगह, कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट किए हैं। सिमिलरली x2 एक्सिस में ये जो AB स्ट्रेट लाइन कौन सा जगह
इंटरसेक्ट किए हैं वो पता चल जाता है, जैसे इधर 0B पॉइंट में। तो इस फॉर्म में लिखने से क्या है, हम 2 पॉइंट एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा और एक्सिस आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है 2 पॉइंट मिल जाएगा और वो 2 पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। इसलिए हम क्या है, ये जो एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट किए हैं। इधर इतना सारे स्टेप दिखाया, लेकिन इतना सारे स्टेप जरूरी नहीं है। आप चाहो तो एकदम डायरेक्ट लिख सकते हो, इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन में, लेकिन कैसे आया वो स्टेप अभी फास्ट में दिखा दिए। अभी हम सेकंड जो इक्वेशंस है उसको हम फिर से इक्वेशन बनाकर लिखेंगे। और आप इधर डायरेक्ट लिख सकते हो और नहीं स्टेप आपको दिखा रहे, डायरेक्ट आप कह सकते हो इधर जैसे 6 और इधर x2/12 इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इधर इक्वेशन 2 कह रहे। नाउ थर्ड वाला, and also 3x1 plus 3x2 equal to 24. So directly intercept straight line form equation में convert करो। So x1/8 plus x2/8 equal to 1. Equation 3. So इक्वेशन 1, 2, 3 आपका सामने है। सो इक्वेशन 1, 2, 3 को आपको x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस में प्लॉट करना है। तो हम लोग अभी इसको वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। आप लोग सभी जानते हो ये है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मानो x1, ये x1 डैश, ये x2 एक्सिस, सो ये x2 डैश। सो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी क्वाड्रेंट को हम लेंगे, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो x1 एंड x2 बोथ आर greater than equal to 0. So इधर आप जानते हो x1 का जितना भी हम वैल्यू हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस के ऊपर वो सब पॉजिटिव, सिमिलरली x2 का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज हम क्या क्या, ये जो पॉइंट हम लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव पॉइंट आता है। और इधर क्या होता है, इधर जैसे आप लोग जानते हो ये माइनस प्लस, इधर क्या होता है इस एक्सिस में ये दोनों ही माइनस माइनस, और इस एक्सिस में कोऑर्डिनेट जो भी आता है उसमें होता है प्लस माइनस। सो ये एक्सिस, ये क्वाड्रेंट का ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो हम कौन सा क्वाड्रेंट में रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो हम जस्ट ये वाला फेज आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो हम लोगों के पास जो भी इक्वेशंस था, सभी इन इक्वेशंस को इक्वेशन करके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाकर हम लोग ये इंटरसेप्ट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। और उसके बाद मेरे पास हम लोग अभी 3 ये इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म है। अभी इसको हम प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ हम लोग जब करेंगे तो इस टाइप का स्केल लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट स्केल। तो इस तरफ नोटिस करो
सेंटीमीटर, जो यूनिट से इधर दिया गया है सेंटीमीटर, तो इस साइड से हम लोग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। और एक चीज, जब भी आप लोग जब ग्राफ पेपर मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन जब ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, हम लोग जब एकदम सफेद पेज में करते हैं, एकदम फ्री हैंड ग्राफ करते हैं, तब क्या है, स्केल का बहुत जरूरत है। और इस स्केल में जो यूनिट है उस यूनिट का हिसाब से हम करेंगे। लेकिन एक चीज आपको कह देते हैं, ये जो स्केल है, ये स्केल से हम जब करते हैं तब वो पेज में करते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको इस बोर्ड में दिखा रहे और इस पेन से दिखा रहे। तो आप देख पा रहे हो, जो इस पेन का जो नीब है ये बहुत मोटा है, तो इसीलिए क्या है, इधर जब भी हम इधर कोई पॉइंट इधर शो करेंगे, लिखेंगे, तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन यही चीज जब आप स्केल से एकदम शार्प पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करोगे, तब क्या है, एग्जैक्ट होना चाहिए। आप लोगों को जस्ट सिखा रहे, बोर्ड से आपको सिखा रहे जो कैसे आपको ड्रॉ करना है। लेकिन जब आप पेज में करोगे, पेंसिल से करोगे, एकदम शार्प पेंसिल से करोगे, तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट हो भी जाएगा, जस्ट अभी सीख लो कैसे करना है। तो फ्री हैंड करना है, और फ्री हैंड में आपको सुविधा होगा। ग्राफ तो हर 11-12 तक ठीक है, ग्राफ मिलता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में ये एलपीपी कर रहे हो, मास्टर डिग्री में कर रहे हो, तब क्या है, आपको ये ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। तो सफेद पेज में करना है, दैट मीन्स फ्री हैंड ग्राफ करना है। सो हम स्टार्ट करें। अभी इधर हम कहें डायरेक्ट x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इधर से हम नोटिस कर रहे हैं, देखो सबसे इधर हाईएस्ट वैल्यू देख पा रहे 12, एंड तब हम लोग क्या है 13 तक पॉइंट हम लोग लेंगे। तो हम इधर ले लें। सो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक दिखने से भी होगा, 13 तक ले सकते हैं ज्यादा। तो ये है आपका x2 एक्सिस। ठीक इसी तरह हम क्या हैं, इधर भी 12 पॉइंट ले सकते हैं। नहीं, थोड़ा कम दिखाने से भी चलेगा, क्योंकि इधर x1 में हाईएस्ट है 9 तक, लेकिन हम दोनों ही 12 ले लेते। और जो कहना चाहते हैं, सेंटीमीटर का एक एक यूनिट को आप एक एक यूनिट मान लो, ठीक है। तो इधर मानो ये 90, 60, 120, 80 फॉर्म में रहता, तो आप 10 करके पकड़ लेते हैं। तो हम इधर क्या है, उतना बड़ा नंबर नहीं है, इसीलिए है क्या है, ये एक एक इधर का जो यूनिट है, सभी यूनिट को, सभी गैप को हम क्या है 1 यूनिट करके किए हैं। सो फिर से कह रहे सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर जो साइड है, ठीक है, सेंटीमीटर जो साइड, उसी साइड से ये जो 1 है, मानो इधर से आप स्टार्ट करे हो, तो ये 1, 2, ये वाला 3, ये 4, ये वाला 5, 6, 7, ऐसा करके आप क्या है प्लॉट कर रहे हो।
अभी भी हम इधर करेंगे ऐसा। सो ये है आपका x1 एक्सिस। सो x1 एक्सिस, ये है x2 एक्सिस। अब लोग शायद नोटिस किए हो कैसे हम की है। तो ये एकदम परफेक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप पेज से करोगे वो सब नोटिस कीजिएगा, ये सब गैप सब ठीक ठाक है क्या, पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए और ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हम इधर आ रहे हैं, ये क्या है x1/9। सो कौन सा x1 एक्सिस में कौन सा पॉइंट हम इधर प्लॉट करेंगे, ये इधर क्या होगा 9,0। ठीक है, इसी तरह x2 का नीचे है 6। सो हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट। तो क्या होगा ये 0,6। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेने के बाद इतना तक आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, सो क्योंकि इसको हम इक्वेशन 1 करें, एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा लाइन है, AB लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से x1 के नीचे है 6। सो कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट। तो 6,0 और ये 12 है, तो इधर एक पॉइंट ले लेते हैं 0,12। ये दोनों पॉइंट को अभी जोड़ देते हैं। दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर पा रहे। सो इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं, ये है C और ये है D। तो CD एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है। आप थोड़ा इसको एक्सटेंड कर सकते हो, करके इधर दिखा सकते हो। ये है 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे इधर ये क्या है x1/8। x1/8, तो 8 इस पॉइंट में आ रहे, तो 8,0 और ये 8 0,8। तो इन दोनों को आप अभी जोड़ दो। तो इसको जोड़ रहे हैं। इसका नाम दे रहे 3। और इधर जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे रहे E और इस पॉइंट का नाम दे रहे F। सो EF एक लाइन ड्रॉ हो गया। अभी आपको देखना है, इधर आप देख पा रहे हो जो ये सब इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन को हम इधर ड्रॉ किए हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन आया है
लेकिन ये तो इन इक्वेशन फॉर्म में था, इन इक्वेशन फॉर्म में था, दैट इज लेस देन फॉर्म में था, लेस देन इक्वल टू फॉर्म में था। याद करो, लेस देन इक्वल टू फॉर्म में था। तो लेस देन इक्वल टू फॉर्म मतलब ऐसा था, से 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 18, फर्स्ट वाला, जिसको हम इसमें कन्वर्ट किए हैं। लेकिन ये क्या है, लेस देन इक्वल टू था। सो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ए बी इक्वेशन, सो ये जो 1 ए बी इक्वेशन, ये जो ए बी इक्वेशन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करे? सो ये लेस देन टाइप है, सो नीचे का तरफ एरिया शो करेगा। एग्जैक्टली 18 होता तो इस लाइन का ऊपर हर जितना भी पॉइंट्स है, इस लाइन का ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन का ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, वो पॉइंट कहें इधर सेटिस्फाइड करता। मतलब कहें जो इस इक्वेशन का एग्जैक्ट ये इक्वल टू होता, तो वो लाइन हम जस्ट वो लाइन शो करते हैं। लेकिन लेस देन इक्वल टू माने 18 भी हो सकता है, उसे कम भी वैल्यू ले सकते हैं। सो 18 होता है तो इस लाइन का ऊपर 18 से कम लेते हैं। सो ये सब एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सिस का, ये दोनों एक्सिस का इस तरफ और नीचे नहीं लेंगे। लेने से वो x1 x2 का वैल्यू आप लोग जानते हो तो पॉजिटिव है, इधर ड्रॉ करके देना मतलब क्या है, वो नेगेटिव शो करेगा। हो गया पांच वाला। अभी सेकंड वाला वो भी लेस देन टाइप था, वो था लेस देन इक्वल टू आई थिंक लेस देन इक्वल टू 12। सो लेस देन इक्वल टू 12। सो सेकंड वाला इक्वेशन कौन सा है? सेकंड वाला इक्वेशन है वो सी डी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बड़ा वाला इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा ब्लू इंक से आपको करके दे रहे। वो लेस देन इक्वल टू 12 था। एग्जैक्टली 12 होता तो इस लाइन का ऊपर ही होता, लेकिन 12 और 12 से छोटा। तो ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? ये ब्लू इंक से जो एरिया आपको दिखा रहे, ये नीचे वाला पोर्शन आपको शो कर रहे, ठीक है। अभी थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो रेटिंग से दिखा रहे। थर्ड वाला इक्वेशन दैट इज EF इक्वेशन, वो भी क्या है, नीचे का तरफ ही होगा क्योंकि वो भी लेस देन टाइप है। सो लेस देन टाइप वो 24 था, लेस देन 24। सो एग्जैक्टली 24 होता तो इस लाइन का ऊपर ही होता, लेकिन 24 और 24 का नीचे, तो ये वाला। अभी देखना है जो सेडेड जो पूरा कॉमन फीजिबल रीजन हम लोगों को जरूरी है। कॉमन फीजिबल रीजन कौन सा है वो जरूरी है। कॉमन फीजिबल रीजन मतलब ये ब्लैक इंक, रेड इंक, ब्लू इंक जिस एरिया में है, सभी माने कॉमन इंक दैट इज कॉमन सेडेड एरिया, कॉमन फिजिबल रीजन कहते हैं। तो ये फाइंड आउट करते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा जगह। अभी आपको चूज करना है, फिर से कह रहे चूज करना है कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है? सो अभी क्या देख रहे हो, मानो ये O है, ठीक है। OC मान लेते हैं ये P पॉइंट है, इधर नहीं लिखकर हम इधर लिख रहे हैं P। सो OCP, इस पॉइंट का नाम ऑलरेडी B दिया गया था, तो OCPB, ये OCPB एक सेडेड जो रीजन है इज द feasible region because it satisfied the linear constraints
as well as the non-negativity constraints. The coordinates of P are obtained by the solving simultaneously equation 2 and equation 1. So ये जो P जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, इधर इस पॉइंट से कौन सा लाइन पास किए हैं, मतलब कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो अभी आप इस P का जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है वो पता करने के लिए 1 एंड 2 को सॉल्व करना है. तो P का पॉइंट, एग्जैक्ट P का पॉइंट क्या है वो पता करने के लिए 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो शायद ये ग्राफ पेपर होता आपका, तो आपका शायद क्या है इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता, लेकिन ग्राफ पेपर तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ये क्या है फ्री हैंड कर रहे. तो फ्री हैंड ग्राफ में आपको अलग से कैलकुलेट कर लेना पड़ता है जो P का वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. सो इसी हिसाब से हम क्या है P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे. ऐसा मानो ये पॉइंट आता, ये वाला पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होता, मानो ये एरिया आता O A, मानो ये Q है, P B, ये एरिया आता, तो ये Q है. तो ये जो मानो ये Q है, ये लाइन इस इधर जो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट कैसे होता, तो ये दो कौन सा लाइन इस पॉइंट से पास करे. सो इक्वेशन 1 एंड 3, सो इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करने से आपको वो Q कोऑर्डिनेट हो जाता, फाइंड आउट कर लेते. मतलब मेरा कहने का मतलब है जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट माने वो जो फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट. सो ये कॉर्नर पॉइंट पता है, ये C वाला जो है ये कॉर्नर पॉइंट पता है, ये B पॉइंट ये भी पता है, लेकिन P परफेक्टली पता नहीं है. सो ऐसा कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो जो परफेक्ट वैल्यू पता करने के लिए उस पॉइंट से जो लाइन पास करे, सिर्फ 2 ही लाइन पास करेगा. सो वो दोनों लाइन को सॉल्व करना है. कौन सा लाइन जैसे इधर पास करे हो 1 एंड 2, उसी को सॉल्व करना है. ये 1 एंड 3 लाइन पास करता, तो 1 एंड 3 लाइन को सॉल्व करके आपको P का वैल्यू मिलता. तो सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे क्लास 7-8 में आप लोग कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व किए थे, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सो हम क्या है इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. तो AB जो इक्वेशन है वो AB इक्वेशन क्या है, से 2x1, एक्चुअली इसका नाम दे देते एक से फिगर नंबर 1. मेरा जगह नहीं है, ये ग्राफ का नीचे ही हम ये प्रोसेस करते, लेकिन जगह नहीं है बोलकर हम इधर करें. तो आप लोग जब करोगे ग्राफ हो जाने के बाद ये सब प्रोसेस करना. ठीक है, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 18. सेकेंड इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 12. तो इधर आप इसको कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व करते तो क्या आता है, तो इधर ये देखो ये दोनों क्या है सेम वैल्यू है, सेम कोफिशिएंट है, इसलिए इसको हम कुछ एडजस्ट नहीं करें, मैंने मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है. सो इसको डायरेक्ट क्या है सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल. तो क्या होगा इधर 2x2 इक्वल टू 6, सो x2 इक्वल टू 3. सो x2 का वैल्यू 3 मिल गया. अभी ये x2 का वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट करो, तो आपको कोई भी इक्वेशन, इधर इक्वेशन 1 नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करो, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x1. सो x1 का वैल्यू मिल जाएगा 9/2. 9/2 माने 4.5. अभी एक बार चेक कर लो, आपका जो पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट सेम जगह से है, माने जो आपका जो x1 4.5 आया है. सो नोटिस करो तो ये क्या 4.5 आया है, देखो मेरा तो 4.5 आया है. और ये जो x2 है, x2 का वैल्यू क्या आपका 3 आया,
देखो मेरा स्केल से कीजिएगा, हम स्केल से नहीं कर रहे क्योंकि पूरा खराब हो जाएगा। सो देखो 3 आया है, सो एग्जैक्ट आना चाहिए। और ये शो भी कीजिएगा जो P का पॉइंट 4.5 है, कोऑर्डिनेट्स 4.5 और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो क्या मिला? सो देयरफॉर P इक्वल टू 4.5 एंड 3। सो जितना भी ये जो फिजिबल जो रीजन है, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स O, C, P, B सबका कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू अभी पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं वो जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये कॉर्नर वैल्यू सब पुट करेंगे। कॉर्नर वैल्यू, कॉर्नर जो कोऑर्डिनेट्स, इसका सभी वैल्यू हम पुट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा वैल्यू के लिए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होते हैं। ठीक है, तो अभी एक ये हो जाने के बाद हम अभी क्या है, एक्चुअली ये ड्राइंग, ये डायग्राम के बाद ही ये लिखना है। ये मिल जाने के बाद आप एक टेबल, छोटा सा टेबल फॉर्म करोगे। ठीक है, हम क्या है इधर ही दिखा रहे, आप लोग क्या है इसको यूटिलाइज कर रहे इस जगह को। तो एक टेबल कर रहे हैं, corner points, coordinates, and z equal to कितना था? z equal to 5x1 plus 6x2। ठीक है, इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हैं? 0, C, P, B। 0 नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन लिखो तो ठीक है क्योंकि सभी कॉर्नर, ये 0 भी माने O भी एक कॉर्नर पॉइंट जिसमें कोऑर्डिनेट 0, 0। C में कितना आया? C में आया आपका कितना है? 6, 0। P में आया 4.53 एंड B में 0, 6। ठीक है, अभी 0, 0 x1 x2 में पुट करो तो z का वैल्यू आएगा 0। उसके बाद 6 एंड 0, इस जगह 6 और इस जगह 0 पुट करो तो आपका z का वैल्यू आएगा 30। देन आप 4.5 x1 में पुट करो और 3 इधर पुट करो तो आपका वैल्यू आएगा 40.5। एंड देन आप इस जगह 0 पुट करो और इस जगह 6 पुट करो तो आपका वैल्यू आएगा 36, माने z का वैल्यू। सो अभी आपको नोटिस करना है कौन सा कॉर्नर पॉइंट के लिए आपका z मैक्सिमाइज हो रहा है। P जो कॉर्नर पॉइंट है, P पॉइंट के लिए z मैक्सिमाइज हो रहे। सो कंक्लूजन क्या हुआ? सो z max equal to 40.5 and this maximum value corresponds to x1 equal to 4.5 and x2 equal to 3। सो हो गया। तो ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकली हम लोग क्या है आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को सिखाया जो एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ डिसीजन वेरिएबल 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा होने से ग्राफिकल मेथड पॉसिबल ही नहीं है, तब आपको सिंप्लेक्स मेथड में करना है। सो इस
साउंड को आप सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हो, तो तब भी आपको सेम आंसर आएगा। क्लियर? सो ये जो कॉर्नर जो टेबल है, इसका एक टेबल नंबर दे सकते हो, इससे टेबल नंबर 1। तो ये जो टेबल नंबर 1 है, इधर जो कॉर्नर पॉइंट आपको शो करे किसका, ये जो कॉमन फीजिबल जो रीजन है उसका। क्लियर? तो इसी तरह आप क्या है सॉल्व कर सकते हो। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, ये तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था। सो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या है, आपका ग्रेटर देन टाइप आता है। ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ग्रेटर देन टाइप आता है। तो ग्रेटर देन टाइप आने से आपका मानो इतना सारे स्ट्रेट लाइन, मानो ऐसा बहुत सारे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते थे, तो क्या है वो ऊपर वाला एरिया आता है क्योंकि वो ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन में क्या हुआ, जब वो लेस देन सिंबल आ रहे तब लोग हम क्या है नीचे वाला लेफ्ट साइड में ले रहे, और ग्रेटर देन टाइप में हम क्या है राइट साइड में लेंगे। ठीक है, राइट साइड में जो कॉमन रीजन मिलेगा उससे हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, ग्राफिकली कैसे सॉल्व होता है वो आपको दिखाएंगे। सो इसको ये खुद सॉल्व करो, एग्जाम्पल कुछ लो और प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू।